सोचिए अगर कोई एलियन हमारी पृथ्वी पर आए तो शायद सबसे पहले उसे यहाँ जीवन की जो अविश्वसनीय विविधता है उसे देखकर हैरानी होगी। हाँ बिल्कुल। हम इंसानों के लिए भी ये रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनसे हम ये प्लैनेट शेयर करते हैं हमेशा एक अजूबा ही है। सही बात है। कौन सोच सकता है कि चींटियों की 20,000 से ज्यादा, भृंगों यानी बीटल्स की 3 लाख, मछलियों की 28,000 और ऑर्किड्स के करीब 20,000 प्रजातियां हैं। कमाल है ना। आज हम इसी फैसिनेटिंग विषय की गहराई में उतर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। जी। ये नीट बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हम इसे एनसीईआरटी सोर्स मटेरियल के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मिशन रहेगा कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करें ताकि ये आसानी से याद रहें। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जैसे एडवर्ड विल्सन ने इसे पॉपुलर किया, इसके अलग अलग लेवल्स क्या हैं, इसे खतरे क्या हैं और इसे कंजर्व करने मतलब बचाने के तरीके क्या हैं। और नीट के लिए जरूरी परिभाषाओं और उदाहरणों पर भी ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो करना ही है। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये बायोडाइवर्सिटी है क्या आखिर? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद जीवन के सभी रूपों की विविधता। अच्छा। ये सिर्फ अलग अलग तरह के जानवर या पौधे ही नहीं, बल्कि उनके अंदर जेनेटिक लेवल से लेकर बड़े बड़े इकोसिस्टम तक हर लेवल पर मिलने वाली हेटेरोजीनिटी या विविधता है। हर लेवल पर? हाँ, इसे समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य लेवल्स में बांटते हैं। ओके, वो 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता। ये एक ही स्पीशीज के अंदर जेनेटिक लेवल पर मिलने वाली विविधता है। जैसे हिमालय में मिलने वाला पौधा राउवुल्फिया वोमिटोरिया, जिससे रिसर्पिन केमिकल मिलता है। हाँ, सुना इसके बारे में। तो उसकी पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन अलग-अलग क्षेत्रों में जेनेटिक कारणों से भिन्न हो सकती है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अच्छा। या जैसे भारत में चावल की 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं और आम की 1,000 से ज्यादा किस्में। अरे वाह। 50,000 चावल की स्ट्रेन्स। बिल्कुल। मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर भी इतनी वैरायटी। बिल्कुल। यही है जेनेटिक डाइवर्सिटी। और दूसरा लेवल? दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता। ठीक है, ये स्पीशीज के लेवल पर विविधता है। मतलब किसी एरिया में कितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं। जैसे वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस मतलब उभयचरों की स्पीशीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से काफी ज्यादा है। ओके, यानी अलग अलग तरह के जीव जंतु। और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकीय विविधता। ये इकोसिस्टम के लेवल पर विविधता है। भारत इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ रेगिस्तान है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, एस्चुरी, अल्पाइन मेडोज, कितने अलग अलग इकोसिस्टम हैं। हाँ, ये तो है। इसकी तुलना में अगर आप नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियन देश को देखें तो वहाँ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी काफी कम है। वाकई कमाल की विविधता है हमारे चारों तरफ। पर ये डाइवर्सिटी आई कहाँ से और इसका भविष्य क्या लग रहा है? देखिए, इस रिच डाइवर्सिटी को बनने में लाखों साल का एवोल्यूशन लगा है। लाखों साल। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर स्पीशीज लॉस की जो करंट रेट है वो जारी रही तो शायद हम ये सारी दौलत 2 सदी से भी कम समय में खो देंगे। 2 सदी से भी कम में? हाँ, इसीलिए ये अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल कंसर्न बन गया है। ये हमारे अपने सर्वाइवल और वेलबींग के लिए जरूरी है। आपने स्पीशीज लॉस की बात की, पर हमें ये भी तो ठीक से नहीं पता कि पृथ्वी पर कुल कितनी स्पीशीज हैं। इसका कोई अंदाजा है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका सटीक जवाब मुश्किल है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के 2004 के आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.5 मिलियन से थोड़ी ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब की गई हैं। सिर्फ 1.5 मिलियन? हाँ, जो रिकॉर्डेड है, लेकिन ये पूरी संख्या नहीं है। असल संख्या कितनी है इसका कोई पुख्ता अंदाजा नहीं। रॉबर्ट मे का एक ज्यादा कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड अनुमान है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन है। 7 मिलियन? मतलब अभी लाखों स्पीशीज खोजी जानी बाकी हैं। बिल्कुल, लाखों। और जो रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं उसमें कोई खास पैटर्न देखने को मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। रिकॉर्डेड स्पीशीज में 70% से ज्यादा तो एनिमल्स हैं। 70% से ज्यादा जानवर? हाँ, जबकि प्लांट्स जिनमें एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सब शामिल हैं,
वो कुल का 22% से ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो हाँ, सोचने वाली बात है। और एक और बात, दुनिया में फंगस की जो स्पीशीज हैं, उनकी संख्या मछलियां, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की कुल स्पीशीज से भी ज्यादा है। फंगस की स्पीशीज इतनी ज्यादा? जी, और प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, उनकी संख्या का अनुमान लगाना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि पारंपरिक टैक्सोनॉमिक तरीके उन पर लागू नहीं होते। कई को तो लैब में कल्चर भी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है। अगर मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया इस्तेमाल करें तो अकेले इनकी डाइवर्सिटी ही लाखों में हो सकती है। अच्छा, अब भारत की बात करें। हाँ, इस ग्लोबल डाइवर्सिटी में हाँ, हमारा देश कहाँ खड़ा है? भारत का योगदान जबरदस्त है। दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन है हमारे पास, लेकिन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमारा हिस्सा करीब 8.1% है। 8.1%? ये तो काफी ज्यादा है। 45,000 प्लांट स्पीशीज और उससे 2 गुनी करीब 90,000 एनिमल स्पीशीज रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। 45,000 प्लांट्स और 90,000 एनिमल्स। हाँ, जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और अगर हम रॉबर्ट मे के ग्लोबल अनुमान को भारत पर लागू करें तो यहाँ अभी भी 1 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीशीज और 3 लाख से ज्यादा एनिमल स्पीशीज खोजी जानी बाकी हैं। बाप रे, इतना कम बाकी है? हाँ, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए बहुत सारे ट्रेन्ड टैक्सोनोमिस्ट्स और बहुत समय चाहिए। और दुखद बात यह है, जैसा हमने पहले कहा, कि इनमें से कई स्पीशीज शायद हमारे उन्हें खोजने से पहले ही विलुप्त हो, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएं। ये कुछ ऐसा है जैसे प्रकृति की एक विशाल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी में आग लगी हो और हमने अभी तक सारी किताबों के टाइटल्स भी कैटलॉग नहीं किए हैं। ये बर्निंग लाइब्रेरी वाली बात वाकई चिंताजनक है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर फैली कैसे हुई है। क्या इसका कोई पैटर्न है, यूनिफॉर्म है या अलग-अलग? नहीं, यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ खास पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। सबसे जाना माना पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, अक्षांशीय प्रवणता। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ये क्या है? आमतौर पर जैसे जैसे हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल्स यानी ध्रुवों की तरफ जाते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है। अच्छा, इक्वेटर पे ज्यादा, पोल्स पर कम। इसका कोई उदाहरण? हाँ, कई हैं। जैसे इक्वेटर के पास है कोलंबिया, वहाँ पक्षियों की करीब 1400 स्पीशीज हैं। 1400? हाँ, अब आप थोड़ा उत्तर में जाएं, न्यूयॉर्क 41 डिग्री N, वहाँ सिर्फ 105 स्पीशीज हैं। और ऊपर जाएं, ग्रीनलैंड 71 डिग्री N, तो सिर्फ 56 स्पीशीज। कितना बड़ा फर्क है। बिल्कुल। भारत, जिसका ज्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है, में 1200 से ज्यादा पक्षी स्पीशीज हैं। प्लांट्स की स्पीशीज यूएसए के मिडवेस्ट जैसे टेम्परेट जंगल के उतने ही एरिया की तुलना में 10 गुना तक ज्यादा हो सकती हैं। 10 गुना? तो फिर दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? वो है दक्षिण अमेरिका का अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेज़न? जी, इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ पौधों की 40,000 से ज्यादा, मछलियों की 3,000, पक्षियों की 1,300, मैमल्स और एम्फीबियंस की 427, रेप्टाइल्स की 378 और इनवर्टिब्रेट्स की 1,25,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं। बाप रे, ये आंकड़े तो अविश्वसनीय हैं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ कम से कम 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज अभी खोजी जानी बाकी हैं। 2 मिलियन और? लेकिन ये ट्रॉपिक्स में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? इकोलॉजिस्ट्स ने कई कारण बताए हैं। एक तो है समय। स्पीसिएशन यानी नई प्रजातियों का बनना समय पर निर्भर करता है। अच्छा, कैसे? ज्यादा समय मिला। हाँ, बात तो सही है। और दूसरा, ट्रॉपिकल पर्यावरण कम मौसमी होते हैं, ज्यादा स्थिर और प्रिडिक्टेबल। इससे नीश स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। नीश स्पेशलाइजेशन मतलब हर प्रजाति अपने खास काम और रहने की जगह में माहिर हो जाती है, तो एक ही जगह पर ज्यादा तरह की स्पीशीज रह पाती हैं। कंपटीशन कम होता है। ओके, और कोई कारण? तीसरा, ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी ज्यादा उपलब्ध होती है। इससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जो शायद ज्यादा डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये तो हुई लैटिट्यूड की बात। क्या एरिया यानी क्षेत्रफल का भी डाइवर्सिटी से कोई संबंध है? आपने कहा था पैटर्न है। हाँ, बिल्कुल। ये दूसरा महत्वपूर्ण पैटर्न है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जाति क्षेत्र संबंध। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। महान जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिकी जंगलों में अपनी खोजों के दौरान ये देखा था। उन्होंने पाया कि किसी क्षेत्र में जैसे जैसे आप एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हैं, स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है,
लेकिन केवल एक सीमा तक। एक सीमा तक ही बढ़ती है। हाँ। अगर हम स्पीशीज रिचनेस S और आकार A के बीच ग्राफ बनाएं तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अच्छा। लेकिन अगर हम इसे लॉगरिथमिक स्केल पर देखें, मतलब log S, Vs, log A, तो ये एक सीधी रेखा बन जाती है। इसका समीकरण है log S = log C plus Z log A। log S = log C plus Z log A। यहाँ Z क्या है? Z है लाइन का स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसमें खास बात क्या है? ये Z हमें क्या बताता है? खास बात यह है कि छोटे या रीजनल स्केल पर, जैसे ब्रिटेन के प्लांट्स या कैलिफोर्निया के बर्ड्स, Z का मान आमतौर पर 0.1 से 0.2 की रेंज में होता है। काफी कंसिस्टेंट है ये। 0.1 से 0.2, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत बड़े क्षेत्रों का विश्लेषण करें, जैसे पूरे महाद्वीपों का, तो ये स्लोप ज्यादा स्टीप हो जाता है। Z का मान 0.6 से 1.2 तक पहुंच जाता है। ओह, इतना ज्यादा? हाँ, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फल खाने वाले, मतलब फ्रूगीवोरस पक्षियों और मैमल्स के लिए Z का मान 1.15 पाया गया है। तो इस स्टीपर स्लोप का मतलब Z के ज्यादा मान का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बड़े क्षेत्रों में एरिया बढ़ने के साथ स्पीशीज रिचनेस छोटे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ती है। द रिलेशनशिप इज स्टीपर। समझ गया। ये समझना तो दिलचस्प है कि डाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा है और क्यों। पर अब एक बुनियादी सवाल, क्या किसी इकोसिस्टम के ठीक से काम करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए स्पीशीज की संख्या वाकई मायने रखती है? क्या ज्यादा डाइवर्सिटी मतलब बेहतर इकोसिस्टम? हाँ, इकोलॉजिस्ट्स आमतौर पर ये मानते हैं कि ज्यादा स्पीशीज वाली कम्युनिटीज कम स्पीशीज वाली कम्युनिटीज की तुलना में ज्यादा स्टेबल होती हैं। स्टेबल से क्या मतलब है यहाँ? एक स्टेबल कम्युनिटी का मतलब है, पहला, उसकी प्रोडक्टिविटी साल दर साल ज्यादा बदलती नहीं। दूसरा, वो ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, उनको बेहतर झेल पाती है, मतलब रेजिस्टेंट या रेजिलिएंट होती है। और तीसरा, वो एलियन स्पीशीज के आक्रमण का बेहतर सामना कर पाती है। क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत है? किसी ने इसे टेस्ट किया है? हाँ, डेविड टिलमन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने बाहरी प्लॉट्स पर यह स्टडी की। अच्छा, क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि जिन प्लॉट्स में ज्यादा स्पीशीज थीं, उनमें साल दर साल टोटल बायोमास में कम वेरिएशन देखा गया, मतलब वो ज्यादा स्टेबल थे। उन्होंने यह भी दिखाया कि ज्यादा डाइवर्सिटी से हायर प्रोडक्टिविटी भी हुई। तो ये तो साफ है कि रिच बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम हेल्थ और शायद इंसानों के अस्तित्व दोनों के लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, इम्पेरेटिव है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब स्पीशीज इतनी तेजी से खत्म हो रही हैं, तो क्या वाकई फर्क पड़ता है अगर कुछ स्पीशीज विलुप्त हो जाएं? मान लीजिए वेस्टर्न घाट से एक ट्री फ्रॉग की स्पीशीज हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो क्या वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम कम फंक्शनल हो जाएगा? ये सवाल सुनने में सीधा लगता है, पर इसका जवाब सीधा नहीं है। बहुत जटिल है ये। लेकिन हम स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिच की रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से एक नजरिया बना सकते हैं। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस? ये क्या है? सोचिए, एक हवाई जहाज है जो हमारा इकोसिस्टम है, और ये हजारों रिवेट्स मतलब स्पीशीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हवाई जहाज, इकोसिस्टम, रिवेट्स, स्पीशीज। अब अगर हर यात्री प्लेन से एक एक रिवेट निकालकर घर ले जाने लगे, यानी एक एक स्पीशीज विलुप्त होने लगे, हाँ, तो शुरू में शायद फ्लाइट की सेफ्टी पर, यानी इकोसिस्टम के कामकाज पर कोई खास असर ना पड़े। शायद नहीं। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा रिवेट्स निकलते जाएंगे, जहाज समय के साथ खतरनाक रूप से कमजोर होता जाएगा, तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर होगा। बिल्कुल सही। ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है कि स्पीसीज का जाना ज्यादा खतरनाक है। हाँ, तो अब बात करते हैं असली खतरे की, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। ये तो तय है कि स्पीशीज खत्म हो रही हैं और इसके लिए हम इंसान जिम्मेदार हैं, है ना? बिल्कुल। दोष स्पष्ट रूप से मानवीय गतिविधियों पर है। एक उदाहरण देखिए, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर जब इंसान बसे तो वहां की 2000 से ज्यादा नेटिव बर्ड स्पीशीज विलुप्त हो गई। 2000 सिर्फ इंसानों के आने से? हाँ, IUCN रेड लिस्ट 2004 बताती है कि पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज, 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स विलुप्त हुई हैं। 784 स्पीशीज? और हाल के उदाहरण तो हमें पता ही है, डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका, थाइलिसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीकाउ रूस और टाइगर की 3 सबस्पीशीज, बाली, जावन, कैस्पियन।
हाँ, इनके नाम सुने हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं है। पिछले 20 सालों में ही 27 स्पीशीज गायब हो चुकी हैं। हर साल मतलब कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है। क्या कुछ खास तरह के जीव ज्यादा खतरे में हैं? हाँ, ऐसा लगता है। विश्लेषण बताते हैं कि ये विलुप्ति रैंडम नहीं है। एम्फीबियंस जैसे कुछ समूह विलुप्ति के प्रति ज्यादा वल्नरेबल लगते हैं। एम्फीबियंस? और चिंता की बात ये है कि अभी दुनिया भर में 15,500 से ज्यादा स्पीशीज विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं, थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। 15,500? हाँ, इनमें 12% सभी बर्ड स्पीशीज, 23% सभी मैमल स्पीशीज, 32% सभी एम्फीबियन स्पीशीज और 31% सभी जिम्नोस्पर्म स्पीशीज शामिल हैं। ये आंकड़े तो डराने वाले हैं। 32% एम्फीबियंस खतरे में। लेकिन इतिहास में भी तो मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं, डायनासोर वगैरह खत्म हुए। तो आज का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, जिसे 6 एक्सटिंक्शन कहते हैं, वो पहले के 5 मास एक्सटिंक्शन से अलग कैसे है? मुख्य अंतर है रेट का, रफ्तार का। रफ्तार। हाँ, वर्तमान स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स प्री ह्यूमन टाइम्स की तुलना में, मतलब इंसानों के आने से पहले के समय की तुलना में 100 से 1000 गुना तेज होने का अनुमान है। 100 से 1000 गुना तेज? जी, और इसके लिए हमारी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। इकोलॉजिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो अगले 100 सालों में पृथ्वी की लगभग आधी स्पीशीज खत्म हो सकती हैं। आधी स्पीसीज? हाँ जी। अगले 100 साल में? इसके परिणाम क्या होंगे? किसी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी लॉस से होता क्या है? इसके कई बुरे परिणाम हो सकते हैं, जैसे प्लांट प्रोडक्शन में गिरावट आ सकती है। दूसरा, सूखा यानी ड्रॉट जैसे पर्यावरणीय संकटों के प्रति इकोसिस्टम का प्रतिरोध कम हो सकता है, लोअर्ड रेजिस्टेंस। और कुछ इकोसिस्टम प्रोसेसेस जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज और पेस्ट और डिजीज साइकिल्स में ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, मतलब इकोसिस्टम कम प्रिडिक्टेबल और कम स्टेबल हो जाता है। तो इन सब के पीछे मुख्य कारण क्या है? वो कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इतना नुकसान पहुंचा रही हैं? इसके 4 प्रमुख कारण पहचाने गए हैं। इन्हें एक साथ द ईवल क्वार्टेट कहा जाता है। द ईवल क्वार्टेट? हाँ। अच्छा, क्या है ये 4? पहला और सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, आवास क्षति तथा विखंडन। रहने की जगह का खत्म होना या टुकड़ों में बढ़ जाना? हाँ, ये एनिमल्स और प्लांट्स को विलुप्ति की ओर ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका सबसे दुखद उदाहरण है। कभी ये पृथ्वी की 14% से ज्यादा सतह पर फैले थे, अब 6% से भी कम रह गए हैं। सिर्फ 6%? हाँ, और तेजी से काटे जा रहे हैं। जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, उसे सोयाबीन की खेती या बीफ कैटल के लिए ग्रासलैंड बनाने के लिए काटा और साफ किया जा रहा है। ओह! और सिर्फ टोटल लॉस ही नहीं, पोल्यूशन द्वारा कई हैबिटेट्स का डिग्रेडेशन भी कई स्पीशीज के अस्तित्व के लिए खतरा है। और जब इंसानी गतिविधियों से बड़े हैबिटेट छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, फ्रैगमेंटेशन होता है, तो बड़े क्षेत्रों की जरूरत वाले मैमल्स और बर्ड्स और माइग्रेटरी हैबिट्स वाले एनिमल्स बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। समझ गया। तो हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन सबसे बड़ा विलन है। दूसरा कारण क्या है इस क्वार्टेट का? दूसरा है एआई ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल। इंसान हमेशा भोजन और आश्रय के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब जरूरत लालच में बदल जाती है तो ये प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन का कारण बनता है। स्टेलर सी काओ, पैसेंजर पिजन जैसी कई स्पीशीज पिछले 500 सालों में इसी अति दोहन के कारण विलुप्त हुईं। हाँ, सुना था पैसेंजर पिजन के बारे में कि वो कितने ज्यादा थे और फिर खत्म हो गए। हाँ, आज भी दुनिया भर में कई मरीन फिश पॉपुलेशन ओवर हार्वेस्ट की जा रही हैं, जिससे कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण स्पीशीज का अस्तित्व खतरे में है। यानी हमारा लालच। तीसरा कारण क्या है ईवल क्वार्टेट का? तीसरा है 3 एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, विदेशी जातियों का आक्रमण। एलियन स्पीशीज मतलब दूसरे ग्रह से? नहीं, एलियन मतलब जो उस इकोसिस्टम की मूल निवासी नहीं है, बाहर से लाई गई हैं। अच्छा, बाहर से आई हुई स्पीशीज। हाँ, जब ऐसी स्पीशीज अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से लाई जाती हैं, तो उनमें से कुछ इन्वेजिव बन जाती हैं। मतलब वो तेजी से फैलकर वहां की मूल यानी इंडिजिनस स्पीशीज को नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि उन्हें विलुप्त भी कर सकती हैं। इसका कोई उदाहरण? एक क्लासिक उदाहरण है पूर्वी अफ्रीका की लेक विक्टोरिया का।
वहां नाइल पर्च नाम की मछली इंट्रोड्यूस की गई थी। हाँ, तो क्या हुआ? उसके आने से झील में रहने वाली 200 से ज्यादा सिक्लेट फिश स्पीशीज का इकोलॉजिकली यूनिक समूह विलुप्त हो गया। 200 स्पीशीज खत्म एक मछली लाने से? हाँ, भारत में भी आप गाजर घास, पार्थीनियम, लैंटैना और जलकुंभी इकॉर्निया जैसी इन्वेजिव वीड स्पीशीज से वाकिफ होंगे। ये हमारी देशी स्पीशीज के लिए बड़ा खतरा है। हाँ, जलकुंभी तो तालाबों में बहुत देखी है और पार्थेनियम से एलर्जी भी होती है। बिल्कुल। और हाल ही में अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गिरीपिनिस का एक्वाकल्चर के लिए अवैध इंट्रोडक्शन हमारी नदियों की इंडिजिनस कैटफिश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये बात है। और चौथा कारण, एविल क्वार्टेट का चौथा सदस्य। चौथा है को-एक्सटिंक्शंस, सहविलुप्तता। को-एक्सटिंक्शंस, साथ में विलुप्त होना। हाँ, जब एक स्पीसीज विलुप्त होती है तो उस पर अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई, उस पर निर्भर रहने वाली दूसरे प्लांट और एनिमल स्पीसीज भी विलुप्त हो जाती हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई होस्ट फिश स्पीसीज विलुप्त होती है, हाँ। तो उसके शरीर पर या अंदर रहने वाले पैरासाइट्स का जो यूनिक समूह था वो भी उसी भाग्य को प्राप्त होता है, वो भी खत्म। एक और उदाहरण है को-एवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का। हाँ। जैसे कोई खास फूल है, जैसे कोई खास कीट ही पॉलिनेट करता है। हाँ। अगर वो कीट विलुप्त हो जाए तो वो पौधा भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, और अगर पौधा विलुप्त हो जाए तो वो कीट भी। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो ये है द इविल क्वाड्रेट: हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स और को-एक्सटिंक्शंस। तो ये इविल क्वार्टेट वाकई बहुत खतरनाक है। ये सब जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हमें बायोडायवर्सिटी क्यों बचानी चाहिए? Why should we conserve biodiversity? इसके क्या तर्क हैं? इसके कई मजबूत कारण हैं। इन्हें हम समझने के लिए 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: नैरोली यूटिलिटेरियन, संकुचित रूप से उपयोगी; ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, व्यापक रूप से उपयोगी; और एथिकल, नैतिक। ठीक है, पहले नैरोली यूटिलिटेरियन कारणों की बात करते हैं। ये क्या है? ये वो सीधे आर्थिक लाभ हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, एकदम डायरेक्ट बेनिफिट्स, जैसे भोजन, अनाज, दालें, फल, जलाऊ लकड़ी, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हाँ, ये तो रोजमर्रा की जरूरतें हैं। बिल्कुल। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, इत्र, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, औषधियाँ, दवाएं। हाँ, आज दुनिया भर में बाजार में बिकने वाली 25% से अधिक दवाएं पौधों से प्राप्त होती है, और 25,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज है जो दुनिया भर में स्थानीय लोग पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। 25,000? हाँ, और कौन जानता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अभी और कितने औषधीय रूप से उपयोगी पौधे खोजे जाने बाकी हैं। बायोप्रोस्पेक्टिंग यानी आर्थिक महत्व के प्रोडक्ट्स के लिए मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी की खोज, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। जिन देशों में रिच बायोडाइवर्सिटी है वो भविष्य में भारी लाभ कमा सकते हैं। तो ये तो हुए नैरोली यूटिलिटेरियन, यानी सीधे आर्थिक फायदे। अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कारण क्या है? ये वो बड़ी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो बायोडाइवर्सिटी हमें मुफ्त में देती है और जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे अमेज़न फॉरेस्ट हमने बात की थी। अनुमान है कि वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% उत्पादन करता है। 20%? क्या हम प्रकृति की इस सेवा का कोई आर्थिक मूल्य लगा सकते हैं? सोचिए, अगर हमें ये ऑक्सीजन सिलेंडरों ने खरीदनी पड़े तो क्या होगा? हाँ, अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक और सेवा है पॉलिनेशन, परागण, जिसके बिना पौधे हमें फल या बीज नहीं दे सकते। ये सेवा हमें इकोसिस्टम के पॉलिनेटर्स देते हैं: मधुमक्खियां, भौरे, पक्षी, चमगादड़। सोचिए, अगर ये प्राकृतिक पॉलिनेटर्स ना हो तो हमें फसलों का पॉलिनेशन करवाने में कितना खर्च आएगा। ये तो कभी सोचा ही नहीं। और फिर है वो अमूर्त लाभ जिन्हें पैसों में तोलना मुश्किल है, जैसे सौंदर्य सुख, घने जंगलों में घूमने का आनंद, वसंत में खिले फूलों को देखना, सुबह बुलबुल के गीत से जागना। इनका क्या मूल्य है? इनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, ये अमूल्य हैं। बिल्कुल, ये है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन तर्क। और तीसरा तर्क था एथिकल, यानी नैतिक। वो क्या है? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी की बात करता है। हम इस प्लैनेट को लाखों और प्लांट, एनिमल और माइक्रोब स्पीशीज के साथ शेयर करते हैं। हाँ। तो दार्शनिक या आध्यात्मिक रूप से हमें ये महसूस करने की जरूरत है कि हर स्पीशीज का एक अपना आंतरिक मूल्य है,
इंट्रिंसिक वैल्यू है, भले ही वो हमारे लिए वर्तमान में किसी आर्थिक मूल्य की न हो। मतलब हर जीव का जीने का हक है। बिल्कुल, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है कि हम उनकी भलाई का ध्यान रखें और अपनी इस बायोलॉजिकल विरासत को, इस बायोलॉजिकल लेगेसी को अच्छी स्थिति में आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। ये तीनों ही तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल। कारण तो समझ आ गए। अब सबसे जरूरी सवाल, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें, बचाएं कैसे? व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? इसके दो मुख्य तरीके हैं, दो मेन अप्रोचेस हैं। एक है इन सिचू कंजर्वेशन, जिसे ऑन साइट या स्वस्थाने संरक्षण कहते हैं, और दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसे ऑफ साइट या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इन सिटू और एक्स सिटू। पहले इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में बताइए, ये क्या है? इन सिटू का मतलब है ऑन साइट, यानी किसी स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना। जब हम पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं तो उसकी बायोडाइवर्सिटी सभी लेवल्स पर अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसे हमें टाइगर को बचाना है तो हम पूरे जंगल को बचाते हैं। अच्छा, मतलब जहां वो रहते हैं वहीं उनको सुरक्षित रखना। बिल्कुल, लेकिन हर जगह को बचाना तो मुश्किल है। विकास और संरक्षण में अक्सर संघर्ष होता है, संसाधन भी सीमित है। हाँ, ये तो है। तो वैश्विक स्तर पर संरक्षणवादियों ने क्या किया है? उन्होंने कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की पहचान की है जिन्हें अधिकतम सुरक्षा दी जानी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये टर्म सुना है। ये होते क्या हैं? ये वो क्षेत्र हैं जहां दो चीजें होती हैं। एक, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत तरह की स्पीशीज होती हैं, और दूसरा, एंडेमिज्म की डिग्री हाई होती है। एंडेमिज्म मतलब? और दुनिया में कहीं और नहीं, एंडेमिक स्पीशीज। अच्छा, जो वहीं की खास हो। हाँ, तो हॉटस्पॉट्स में स्पीशीज रिचनेस भी हाई होती है और एंडेमिज्म भी। शुरू में 25 हॉटस्पॉट्स पहचाने गए थे, बाद में 9 और जोड़े गए, तो अब दुनिया में कुल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। 34 हॉटस्पॉट्स। और ये वो इलाके भी हैं जहां आवास हानि, हैबिटेट लॉस बहुत तेजी से हो रहा है, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। तो इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या भारत में भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं? हाँ, भारत बहुत भाग्यशाली है इस मामले में। 3 हॉटस्पॉट्स हमारे देश के असाधारण रूप से हाई बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों को कवर करते हैं। कौन कौन से? एक है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र और तीसरा है हिमालय। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। ये नीट के लिए जरूर याद रखना होगा। कुल भूमि क्षेत्र के 2% से भी कम हिस्से को कवर करते हैं। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन इनमें रहने वाली स्पीशीज की संख्या अत्यधिक है। अगर हम इन हॉटस्पॉट्स की सख्ती से सुरक्षा करें तो जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है उसे लगभग 30% तक कम किया जा सकता है। 30%? ये तो बहुत बड़ा असर है। बहुत बड़ा। हॉटस्पॉट्स के अलावा भारत में इन सितु कंजर्वेशन के और क्या तरीके अपनाए जाते हैं? भारत में इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच क्षेत्रों को कानूनी रूप से सुरक्षित किया गया है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाकर। हाँ, नेशनल पार्क और सैंक्चुरी तो सुने। कितने हैं ये भारत में? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अनुसार भारत में अब 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। ये आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा याद रखना है। 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क, 448 सेंचुरीज। ठीक है। इसके अलावा भारत में एक और बहुत महत्वपूर्ण इन सीटू तरीका है जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, वो है सेक्रेड ग्रोव्स। सीक्रेट ग्रोव्स, पवित्र उपवन, ये क्या होते हैं? ये जंगल के वो हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वहाँ के सभी पेड़ों और वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा देते हैं। काटना या शिकार करना मना होता है। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत में कई जगह है, जैसे मेघालय में खासी और जयंतिया हिल्स में, राजस्थान की अरावली हिल्स में, कर्नाटका और महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के सरगुजा, चांदा और बस्तर क्षेत्रों में। और इनका फायदा? मेघालय में ये सेक्रेड ग्रोव्स बड़ी संख्या में दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों के लिए अंतिम शरण स्थली हैं, लास्ट रेफ्यूजेस, जो शायद कहीं और नहीं बचे। वाह, ये तो परंपरा और संरक्षण का बेहतरीन संगम है। बिल्कुल। ये तो हुई इन सिटू कंजर्वेशन की बात। अब दूसरा तरीका था एक्स सिटू कंजर्वेशन। वो क्या है? एक्स सिटू का मतलब है ऑफ साइट।
इस अप्रोच में जो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा खतरे में हैं, उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालकर किसी विशेष सेटिंग में रखा जाता है जहां उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके और विशेष देखभाल दी जा सके। नेचुरल हैबिटेट से बाहर जैसे कहाँ? जैसे जूलॉजिकल पार्क्स यानी जू, बोटैनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। ऐसे कई एनिमल्स हैं जो जंगल में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जूलॉजिकल पार्क्स में अभी भी उनकी पॉपुलेशन मेंटेन की जा रही है। हाँ, जू और बोटानिकल गार्डन तो देखे हैं। क्या इसमें आजकल कोई नई टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती है? हाँ बिल्कुल। हाल के वर्षों में एक्स सीटू कंजर्वेशन सिर्फ जानवरों को बाड़ों में रखने से कहीं आगे बढ़ गया है। अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अब थ्रेटेंड स्पीशीज के गैमेट्स यानी स्पर्म और एग्स को क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीकों का उपयोग करके लंबे समय तक वायबल और फर्टाइल कंडीशन में संरक्षित किया जा सकता है। बहुत कम तापमान पर। क्रायोप्रिजर्वेशन, हाँ। फ्रोजन जू जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। अंडों को इन विट्रो फर्टिलाइज किया जा सकता है, मतलब लैब में, और पौधों को टिश्यू कल्चर विधियों का उपयोग करके प्रोपगेट किया जा सकता है, मतलब एक छोटे से टिश्यू से पूरा पौधा उगाया जा सकता है। और बीजों के लिए? व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के विभिन्न जेनेटिक स्ट्रेन्स के बीजों को सीड बैंक्स में लंबे समय तक रखा जा सकता है। ये भविष्य के लिए जेनेटिक रिसोर्स को बचाए रखता है। तो एक्स सीटू में भी काफी एडवांसमेंट हुआ है। ये संरक्षण के प्रयास क्या सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही काफी हैं या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है? देखिए, बायोडायवर्सिटी कोई राजनीतिक सीमाओं को नहीं जानती। पक्षी उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, हवा पानी बहकर कहीं भी जा सकता है। इसलिए इसका संरक्षण सभी राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ये तो सही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में रियो डी जेनेरो में एक ऐतिहासिक कन्वेंशन हुआ था, जिसे द अर्थ समिट या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कहते हैं। अर्थ समिट 1992। हाँ, इसने सभी राष्ट्रों से बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण और इसके लाभों के सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए उचित उपाय करने का आह्वान किया। और इसके बाद? इसके फॉलोअप में 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। उसमें 190 देशों ने 2010 तक वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर बायोडाइवर्सिटी लॉस की वर्तमान दर में महत्वपूर्ण कमी लाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। हालांकि लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हुए, पर प्रयास जारी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास चल रहे हैं। बहुत अच्छा। आज हमने बायोडाइवर्सिटी और उसके संरक्षण के कई अहम पहलुओं को समझा। अगर हम नीट के नजरिए से देखें तो कौन सी मुख्य बातें हैं जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल याद रखनी चाहिए? एक क्विक रिकैप। हाँ बिल्कुल। नीट के लिए कुछ की टेकअवे जरूर याद रखें। पहला, बायोडाइवर्सिटी के 3 स्तर, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इनकी परिभाषा और उदाहरण। ठीक है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी लॉस के मुख्य कारण, यानी द इवल क्वार्टेट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स और को एक्सटिंक्शंस, इनके बारे में पता होना चाहिए। एवल क्वार्टेट, ओके। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, उनकी परिभाषा क्या है, हाई स्पीशीज रिचनेस एंड हाई एंडेमिज्म, और भारत के 3 प्रमुख हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, वेस्टर्न घाट्स श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय। हॉटस्पॉट्स जरूर। चौथा, संरक्षण के 2 मुख्य तरीके, इन सीटू, जिसमें आते हैं नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेक्रेड ग्रोव्स, और एक्स सीटू, जिसमें आते हैं जूज, बोटैनिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स, क्रायोप्रिजर्वेशन। इनके उदाहरण पता होने चाहिए। इन सीटू और एक्स सीटू, ठीक है। और 5वां, IUCN रेड लिस्ट और थ्रेटेंड स्पीशीज जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल का कंसेप्ट भी महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखने हैं। ये एक बेहतरीन रिकैप था। जी, आज की इस पूरी चर्चा से वो पॉल अर्लिच की रिविट पॉपर वाली और वो बर्निंग लाइब्रेरी वाली एनोलॉजी वो बार-बार मन में आती है। हाँ, वो काफी सोचने पर मजबूर करती हैं। हम वाकई एक ऐसी स्थिति में हैं जहां प्रकृति की ये अनमोल लाइब्रेरी, जिसमें करोड़ों सालों का ज्ञान छुपा है, वो हमारी आंखों के सामने जल रही है और हमने अभी तक सारी किताबों के नाम तक नहीं जाने हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर हम आज अभी ठोस कदम नहीं उठाते तो आने वाली पीढ़ियों को हम कैसी पृथ्वी सौंपेंगे? क्या वो कभी जान भी पाएंगे कि हमने क्या खो दिया? कौन सी अद्भुत चीजें थीं जो हमने खत्म कर दी?
ये सवाल शायद हमें संरक्षण के महत्व को और गहराई से समझने और एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है।